हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड IAS। आई एम डॉक्टर रिधि और आज हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 7 जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसमें हम जो बुद्ध थे उनकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उपनिषद क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, संघ क्या होता है, मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा। तो ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। तो पहली चीज़ जो मैंने बोली है वो है द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो सबसे पहले हम बुद्ध की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, आखिर बुद्ध थे कौन। तो बुद्ध जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, उनका नाम गौतम भी था, तो दो नाम थे उनके। ये बुद्धिज्म के फाउंडर थे और ये आज से अगर हम देखें तो लगभग 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। अब जिस टाइम इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस जो है वो आ रहे थे। कैसे चेंजेस आ रहे थे, हमने देखा था कि कुछ किंग्स जो थे महाजन पदार्थ में वो ज़्यादा पावरफुल बन गए थे। इसके अलावा नई सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो गई थी और जो विलेजेस हैं उनमें भी लाइफ चेंज हो रही थी। अब जो बुद्धा थे वो एक छोटे से गण को बिलोंग करते थे जो कि था साक्या गणा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कई बार है जो यूपीएससी के पेपर में आ चुका है कि बुद्ध कौन से गण को बिलोंग करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों के गण और संघ आते हैं, तो वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, महावीर का भी बताऊंगी, तो वो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो बुद्ध कौन से गण को बिलोंग करते थे? साक्या गण को, और वो क्षत्रिय थे। तो अगर आप वर्णास वाला पार्ट रिकॉल करोगे जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें हमने 4 वर्ण पढ़े थे। पहले थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र, यानी कि सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते थे बुद्ध। अब जब बुद्ध यंग थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ज्ञान को ढूंढने के लिए। इन सर्च ऑफ नॉलेज ही लेफ्ट हिज होम। वो बहुत सालों तक इधर से उधर भटकते रहे। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ डिस्कशन किए, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का पाथ जो है रियलाइजेशन की तरफ उसे ढूंढेंगे। और एक पीपल ट्री था बोध गया बिहार में, उसके नीचे वो कुछ दिन तक मेडिटेट करते रहे, और यही वो जगह थी जहाँ पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था, यानी कि यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद उनको बुद्ध बोला जाने लगा। क्लियर है? तो इनका नाम बुद्ध नहीं था, बाद में पड़ा था। पहले इनका नाम सिद्धार्थ या गौतम, ये दोनों ही नाम थे इनके। अब इनको बुद्ध बोला जाने लगा। उसके बाद ये सारनाथ गए, जो कि वाराणसी के करीब है बिल्कुल, जहाँ पे उन्होंने लोगों को पहली बार कुछ पढ़ाया। जो भी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो सब उन्होंने लोगों को पढ़ाई। अब बाकी की लाइफ जो उनकी बची थी, उन्होंने वो घूमते ही रहे इधर से उधर, लोगों को टीच करते रहे, और फाइनली कुशीनारा एक जगह है, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ पे प्रेजेंट है कुशीनारा, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। अब जो बुद्ध थे उन्होंने ये सिखाया कि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें हर चीज़ की चाह रहती है, डिज़ायर रहती है, क्रेविंग रहती है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास शोहरत आ जाए, ये सब चीज़ें। अब बुद्ध ने ये कहा कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि जैसे हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, तो भी हम सेटिस्फाई नहीं होते और हमें और की इच्छा रहती है। जैसे सपोज करो आपका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, मतलब कि बहुत मुश्किल से आप 2 रोटी कमा पाते हो, तो आप क्या चाह रखोगे कि यार मेरे पास एक ऐसी नौकरी आ जाए जिसमें मुझे 10,000 रुपये पर महीना मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब 10,000 रुपये सपोज करो पर महीने वाली नौकरी आपको मिल गई, तो आपको लगेगा नहीं यार 50,000 वाली मिल जाती। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को जो कि बढ़ती जाती है क्रेविंग, इस चीज़ को बुद्ध ने बोला कि एक थर्स्ट है या तान्हा है, यानी कि एक तरह से ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। अब उन्होंने बोला कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग रहती है इसे हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अगर हम हर चीज़ में मॉडरेशन को फॉलो करें। मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करें किसी चीज़ का और बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं करें। एक मॉडरेट अमाउंट में अगर हम हर चीज़ करेंगे तो हम इस क्रेविंग को मिटा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों को ये भी बोला कि आप हमेशा जो है दयालु प्रवृत्ति रखें। इसके अलावा दूसरों की जो ज़िंदगी है उसकी रिस्पेक्ट करें। तो दूसरे में सिर्फ ह्यूमंस ही इंक्लूडेड नहीं थे, इवन एनिमल्स भी इंक्लूडेड। वो बिलीव करते थे कि जो हमारे एक्शन है, यानी कि जो हमारा कर्मा है, उसके जो रिजल्ट हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो हमें इस लाइफ में भी इफ़ेक्ट करते हैं और जो हमारा आगे जन्म होगा, दूसरा जन्म, उसमें भी इफ़ेक्ट करेंगे। अब बुद्ध जो थे वो प्राकृत भाषा में
सिखाते थे। और प्राकृत भाषा हमने पढ़ी थी, ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी, जिससे लोगों को इजीली समझ में आ जाता था उनका मैसेज। देन ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। उन्होंने एक और चीज बोली कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो सब चीज आप एक्सेप्ट कर ले, आप खुद भी उस बारे में सोचें और फिर उस चीज को अपनी जिंदगी में उतारें। क्लियर है? अब एक पिक्चर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये सारनाथ का स्तूपा है और ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, फर्स्ट टीचिंग, मतलब लोगों को सबसे पहले जहाँ उन्होंने अपनी बातें बताई थी, अपना ज्ञान दिया था, वो यही जगह थी। क्लियर हो गई ये चीज? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है उपनिषद। अब जिस टाइम पे बुद्धा ये सब चीजें पढ़ा रहे थे उस समय जो बाकी थिंकर्स थे वो भी जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनका मतलब ढूंढने में लगे हुए थे। कुछ ये जानना चाहते थे कि डेथ के बाद लाइफ कैसी होती है, कुछ ये जानना चाहते थे कि जो बलियां चढ़ाई जाती है, जो सेक्रीफाइसेस करे जाते हैं वो क्यों होते हैं। तो बहुत सारे थिंकर्स का ये मानना था कि कुछ परमानेंट है हमारे यूनिवर्स में जो कि डेथ के बाद भी रहता है, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। तो उन्होंने इस चीज को क्या नाम दिया? आत्मन या इंडिविजुअल सोल जो होती है यानी कि एक इंसान की, और ब्राह्मण यानी कि जो यूनिवर्सल सोल होती है। तो आत्मन वो चीज है जिसको आजकल हम आत्मा बोलते हैं। तो ये दो चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की। वो बिलीव करते थे कि अल्टीमेटली आत्मन और ब्राह्मण जो है वो एक ही है। अब उनके जो बहुत सारे आइडियाज थे उन्हें उपनिषद्स में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे हमारे वेद लिखे गए थे वैसे ही उपनिषद्स भी लिखे गए। ये जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके जो टेक्स्ट थे उसका पार्ट बनाते हैं उपनिषद। उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब आप किसी के पास जाके उसके पास बैठ रहे हो। और इन टेक्स्ट में है क्या, उपनिषद में है क्या? जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच की बातें लिखी गई हैं, कन्वर्सेशंस लिखे गए हैं, और आइडियाज जो हैं उनको बहुत ही सिंपल डायलॉग्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है जिससे आराम से कोई भी इस चीज को समझ सके। अब बहुत सारे उपनिषदिक थिंकर्स जो हैं वो मेन थे, स्पेशली जो ब्राह्मण्स होते थे या जो राजाज होते थे वो। ओकेजनली कहीं कहीं विमेन थिंकर्स का भी मेंशन है, जैसे गार्गी, आपने नाम पढ़ा होगा जरूर इनका। सो ये अपनी लर्निंग के लिए बहुत फेमस थी। और जो रॉयल कोर्ट्स होते थे यानी कि जो राजाओं के दरबार थे वहां पे जो डिबेट्स की जाती थी उनमें ये पार्टिसिपेट करती थी। अब जो गरीब लोग थे वो रेयरली इन डिस्कशंस में हिस्सा लेते थे, लेकिन इसका भी एक फेमस एक्सेप्शन है जिनका नाम है सत्यकामा जबाला। सत्यकामा जबाला का नाम कैसे पड़ा? ये नाम उनकी माँ ने उनको दिया था। उनकी माँ का नाम था जबाली, तो उनके नाम के पीछे इनका नाम पड़ा था। उनको बहुत ही ज्यादा, जैसे होता है ना कई कई लोगों को बहुत ज्यादा डिजायर होती है कि हम हर चीज पढ़े, रियलिटी के बारे में हर चीज जाने, तो वही उत्सुकता उनमें भी थी। और एक ब्राह्मण टीचर थे गौतम, उन्होंने उनको स्टूडेंट मान लिया था अपना। और उसके बाद वो जो जबाला थे वो अपने टाइम के बेस्ट थिंकर्स में से एक थे। इसके अलावा उपनिषद में जो बहुत सारे आइडियाज हैं वो एक फेमस थिंकर थे हमारे शंकराचार्य, उन्होंने भी डेवलप किए थे, जिनके बारे में हम जब क्लास 7th की एनसीईआरटी कवर करेंगे तब बात करेंगे। सो क्लियर हो गया ये पार्ट। अब आते हैं हमारे एक क्विक फैक्ट पे। एक फेमस पर्सनालिटी का जिक्र है उसमें, पाणिनि, जो कि ग्रामरियन थे। जब बुद्धा के टाइम की हम बात करें तो उस टाइम ऐसा टाइम भी था जब बहुत सारे स्कॉलर्स जो है अलग अलग टाइप के अपना काम करने में लगे हुए थे, और इनमें से एक थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर की थी। जैसे आपने बचपन में इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, इस तरीके से उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर की थी। उन्होंने जो भी वॉवल्स थे हमारे, जो भी कॉन्सोनेंट्स थे, उन्हें एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया। वोवल और कॉन्सोनेंट्स तो पता ही होंगे, AEIOU जो है वो वोवल्स हैं और बाकी सारे अल्फाबेट्स हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो इन सबको एक स्पेशल ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया और फिर इनके थ्रू उन्होंने फॉर्मूले जो है वो क्रिएट करे, जैसे हमारे एल्जेब्रा में होते हैं उस तरीके से। और फिर उन्होंने इस एल्जेब्रा वाले फॉर्मूले को यूज करके जो लैंग्वेजेस हैं उनके रूल्स जो हैं वो लिखे शॉर्ट फॉर्मूले में। लगभग 3000 रूल्स लिखे थे। तो देखो कितने ज्यादा ज्ञानी थे उस समय के लोग। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जैनिज्म का। तो जो मोस्ट फेमस थिंकर थे जैनास के, कौन थे? वर्धमान महावीर। उन्होंने भी अपना मैसेज जो है वो इसी टाइम पे स्प्रेड किया था। मतलब कि जब बुद्ध अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे थे आज से 2500 साल पहले, तब महावीर ने भी अपना मैसेज जो है स्प्रेड करना चालू किया। ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस ही थे जैसे कि हमारे बुद्ध थे। ये लिच्छावीस के क्षत्रिय प्रिंस थे। ये एक ग्रुप था जो कि वाजी संघ पढ़ा था हमने, जब हमने महाजनपदास और जनपदास पढ़े थे तो उसमें हमने वज्जी पढ़ा था।
तो वज्जी का ही एक पार्ट था ये लिच्छावीज ग्रुप जो है, तो उसके प्रिंस थे। अब लगभग 30 साल की उम्र में इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। 12 साल तक इन्होंने बहुत ही कठिन और एकदम अकेला अपनी जिंदगी बिताई, और उसके बाद में 12 साल के एंड में इनको एनलाइटनमेंट मिल गया। अब इन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्रिन समझाई लोगों को, मतलब एक सिंपल रूल समझाया कि जो भी आदमी या जो भी औरत अपना ट्रुथ जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो अहिंसा है उसका रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी लिविंग बीइंग को ना तो वो हर्ट करें और ना ही किल करें। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो भी जैनीज होते हैं वो लोग सब्जियां भी ऐसी खाते हैं जिसमें कीड़ा नहीं लगता है, जैसे गोभी वगैरह जो है वो लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें कीड़ा होता है, और उन्हें मना किया गया है कि वो अहिंसा नहीं करेंगे, चाहे वो जानवर हो और चाहे वो इंसान हो। तो कई लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो वो लोग अपना खान पान भी उसी हिसाब से रखते हैं। अब जो ऑर्डिनरी लोग थे वो महावीर की टीचिंग्स को आराम से समझ सकते और उनके फॉलोअर्स भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी प्राकृत भाषा का ही इस्तेमाल किया था। अब प्राकृत के भी अलग अलग फॉर्म्स थे जो कि हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते थे, और उनका नाम जो है वो जिस रीजन में यूज होते थे उस तरीके से दिया जाता था। जैसे मगध में जो प्राकृत इस्तेमाल होती थी उसको हम बोलते थे मगधी, थी वो प्राकृत ही लेकिन रीजन के हिसाब से उसका नाम मगधी दे दिया था। अब जो महावीर के फॉलोअर्स थे उनको हम क्या बोलते हैं, जैन, जो जैन जाति है हमारी वो। तो इनको बहुत सिंपल जिंदगी जीनी होती थी और घर घर जाके इन्हें खाना मांगना होता था। उन्हें एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना पड़ता था कि मतलब कि वो कोई भी बेईमानी नहीं करे, और स्पेशली एक चीज उनको सिखाई जाती थी कि वो स्टील नहीं करें, यानी कि चोरी नहीं करें। इसके अलावा उन्हें सेलिबेसी भी ऑब्जर्व करनी होती थी। सेलिबेसी क्या होता है, जो ब्रह्मचर्य होता है, मतलब कि शादी नहीं करनी होती थी वो चीज। और जो मेन थे उन्हें अपना सब कुछ गिव अप करना होता था, इवन उनके क्लोथ्स भी। हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा और वो नए तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है जीने लगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे रह गए, और जो मॉन्क्स बने थे, मतलब कि जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उनको लगातार सपोर्ट करते रहे, उनको खाना देकर और ये सब चीज़। अब जो मेल्स ऐसा काम करते थे अपना घर छोड़ के और सत्य की खोज में चले जाते थे, उनको हम बोलते हैं मॉन्क्स, और जो फीमेल्स ऐसा काम करती थी उनको हम बोलते हैं नन्स। अब जो जैनिज्म है उसका सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स से आया। फार्मर्स जिनको इंसेक्ट्स किल करने पड़ते थे अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें ये रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल लगा, इसलिए उन्होंने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया और जैन धर्म को नहीं अपनाया। फिर कुछ 100 साल के बाद जो जैनिज्म है वो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड हो गया, गुजरात में भी चला गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, मतलब ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड होता गया। फिर जो टीचिंग्स थी महावीर की और उनके फॉलोअर्स की, उन्हें काफी सेंचुरीज तक ओरली ही ट्रांसमिट किया गया, मतलब कि सिर्फ मुंह से बोल के बताया गया कि ये टीचिंग्स थी उनकी। उसके बाद लगभग आज से 1500 साल पहले इनकी टीचिंग्स को रिटन फॉर्म में लिखा गया, और गुजरात के वल्लभी जो एरिया है वहां पे इनको प्रिजर्व करके रखा गया। यह है कि बहुत सालों तक सिर्फ मुंह से ही बोल के इनकी टीचिंग्स बताई गई, लेकिन बाद में इनको एक रिटन फॉर्म में प्रिपेयर किया गया जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी पढ़ सके। अब एक क्विक फैक्ट पे आते हैं जैन के बारे में। सो जैना वर्ड जो है वो जीना वर्ड से आया है, और जीना वर्ड का मतलब होता है कॉन्करर, यानी कि जो हर किसी को जीत ले। और ये महावीर जो थे उनके लिए ये जीना वर्ड जो है वो यूज किया जाता था, तो उसी को लेके जैन वर्ड जो है वो बनाया गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है संघ या संघा, जिसको आप बोल सकते हो। अब हमने यहाँ तक क्या देख लिया कि दोनों जो थे महावीर और बुद्धा, उनको यही लगता था कि जो लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं उन्हें ही ट्रू नॉलेज जो है, यानी कि सच्चा ज्ञान जो है वो मिल सकता है। अब जो लोग घर छोड़ते थे ऑब्वियसली वो यहाँ वहाँ तो रहेंगे नहीं, दिन में तो चलो वो इधर उधर से है ना खाना मांग के और लोगों को पढ़ा के और ये सब चीज़ें कर लेते थे, लेकिन रात में रुकने के लिए जगह चाहिए, इसलिए उन्होंने एक जगह बनाई जिसका नाम था संघ। एक एसोसिएशन थी ऐसे लोगों की जो कि अपना घर छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे उनका स्टे का प्रोविजन बनाया गया था, यहाँ पे वो रुक सकते थे। अब जो रूल्स बनाए गए थे बुद्धिस्ट संघ के लिए वो एक बुक में लिखे गए हैं जिसको हम बोलते हैं विनय पिटका।
तीन तरह के पीतक हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विनय पीतका के अलावा दूसरे और कौन से दो पीतक हैं। अब विनय पीतक में ये लिखा है कि मेन और विमेन दोनों के लिए सेपरेट ब्रांचेस थी। जितने भी मेन थे वो संघ ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जो बच्चे थे उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होती थी। और जो स्लेव्स थे अगर वो संघ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने मास्टर्स की, जो उनके ओनर्स हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ती। अब ऐसे लोग जो किंग के लिए काम करें यानी कि राजा के लिए, उन्हें राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसे लोग जो डेटर्स हैं, मतलब कि जिन्होंने कर्ज ले रखा है, उन्हें अपने क्रेडिटर्स से यानी कि जिन्होंने उनको कर्ज दिया है उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। जो फीमेल्स होती थी, जो वुमेन होती थी, उन्हें अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी होती थी। तो इस तरह के कुछ रूल्स जो है वो बनाए गए थे। अब मैन और वुमेन जो भी संघ ज्वाइन करते थे उन्हें एकदम बिल्कुल सादा जीवन जीना होता था। वो पूरे टाइम के लिए ऑलमोस्ट मेडिटेशन करते थे। उसके बाद वो सिटीज़ में, विलेजेस में जाते थे, खाना मांगते थे। एक फिक्स्ड आवर था कि इस टाइम पे जाना है आपको, खाना लेके आना है और खाना है। अब उनको क्या बोला जाता था? भिक्षुस बोला जाता था, यानी कि जिसको आजकल हम भिक्षुस बोलते हैं वो भिक्षु थे। तो ये प्रकृत वर्ड था बेगर के लिए। तो जो मेल्स थे उनको भिक्षुस बोला जाता था और फीमेल्स को भिक्षुनीज, यानी कि भिक्षु और भिक्षुनीज। अब वो दूसरे लोगों को समझाते थे, दूसरे लोगों को जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो पढ़ाते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। इसके अलावा अगर कोई भी लड़ाई हो गई तो उसको सेटल करने के लिए संघ के अंदर ही मीटिंग्स जो है वो हेल्ड की जाती थी। अब जो लोग संघ ज्वाइन करते थे वो ब्राह्मण्स भी हो सकते थे, क्षत्रियास भी हो सकते थे, मर्चेंट्स भी होते थे, लेबरर्स भी होते थे, बार्बर्स भी होते थे यानी कि जो नाई होते हैं हमारे, कॉर्टिसंस भी होते थे यानी कि जो दरबारी होते हैं राजा के, इसके अलावा स्लेव्स भी होते थे, सब होते थे। और इन सब ने ही जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उन्हें राइट डाउन किया है, उन्हें लिखा है। कुछ ने तो ब्यूटीफुल पोएम्स भी लिखी हैं संघ में जो उनका जीवन था उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है द मोनेस्ट्रीज। सो जैन और बुद्धिस्ट दोनों ही मॉन्क्स जो हैं वो पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते थे और लोगों को टीच करते थे, पढ़ाते थे। तो वो एक जगह पे सिर्फ एक टाइम रहते थे, और वो भी कब? जब बरसात का सीजन होता था, क्योंकि उस समय ट्रैवल करना काफी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए उनके सपोर्टर्स ने कुछ टेम्पररी शेल्टर्स बनाए उनके लिए गार्डन्स में, या फिर कई बार ऐसा होता था कि जो हिली एरियाज में नेचुरल केव्स होती थी वहां पे भी वो रह जाते थे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे मॉन्क्स और नन्स के, और वो खुद भी मॉन्क्स और नन्स, उन्हें लगा कि हमें परमानेंट शेल्टर्स बनाने चाहिए। इसीलिए मोनेस्ट्रीज जो है वो बनाई गई, और इन मोनेस्ट्रीज का नाम दिया गया विहारास। अब जो अर्लीस्ट विहारास थे, मतलब जो सबसे पहले बनाए गए थे, वो वुड के बने हुए थे। उसके बाद में धीरे धीरे ईंटों से बनाए जाने लगे। कुछ जो है वो केव्स के अंदर भी थे जो कि हमारे पहाड़ों में खोद के बनाए गए थे। स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में ये काम किया गया था, बाकी और जगह कम ही था। अब बहुत बार क्या होता था, जो लैंड होता था जिसपे विहारा बनाया गया है वो या तो कोई बहुत ही बड़ा कोई रिच मर्चेंट है उसने दान किया होता था, या लैंड ओनर का होता था, या फिर जो किंग है उसका होता था। जो लोकल पीपल होते थे वो अलग अलग तरह के गिफ्ट लेके आते थे मॉन्क्स और नन्स के लिए, जैसे फूड लिया है, क्लोथिंग लिया है, उनके लिए कोई दवाई लिया है, इस तरीके से। और इसके बदले में जो मॉन्क्स और नन्स होते थे वो उन लोगों को टीच करते थे, उनको ज्ञान देते थे। अब बुद्धिज्म जो है वो धीरे धीरे हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया कुछ सेंचुरीज के अंदर ही, और इवन हमारे सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी चला गया। जैसे आजकल अगर आप देखो तो नेपाल जो है वहां पे भी बुद्धिज्म काफी प्रेवलेंट है। अब देखो, एक केव दिखा रही हूँ आप लोगों को जो कि हिल में हॉलो आउट की गई थी, मतलब कि हिल्स को तोड़ के, हिल्स को डिग आउट करके केव बनाई गई थी। ये केव जो है वो कार्ले में प्रेजेंट है जो कि महाराष्ट्र में। तो मॉन्क्स और नन्स जो है वो इस तरीके के शेल्टर्स में ही रहते थे और यहाँ पे मेडिटेशन कर। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे क्विक फैक्ट पे जो कि है आश्रमास के सिस्टम के बारे में, यानी कि आश्रम के सिस्टम के बारे में। अब इस टाइम पे जब जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहे थे तो ब्राह्मण्स ने आश्रम का सिस्टम जो है वो डेवलप कर दिया। यहाँ पे आश्रम वर्ड का मीनिंग वो नहीं है जिसको हम आश्रम समझते हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं। आश्रम वो है जो हमारी लाइफ की स्टेजेस हैं उनको हम आश्रम बोलते हैं। तो 4 आश्रम जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो मेन थे उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो सिंपल लाइफ जिए, यानी कि एकदम सादा जीवन, और वेद पढ़ें अपनी स्टार्टिंग की जिंदगी में, यानी कि जो ब्रह्मचर्य का पीरियड होता है उसमें।
उसके बाद उन्हें शादी करनी होती थी और हाउस होल्डर्स की तरह रहना होता था, यानी कि बीवी बच्चों के साथ। तो वो एरिया जो था, वो पार्ट जो था लाइफ का, वो था गृहस्थ आश्रम। उसके बाद तीसरा जो आश्रम आता था वो था कि उनको अपना घर छोड़ के जंगल में रहना होता था और मेडिटेट करना होता था, तो वो था वानप्रस्थ आश्रम। और जो लास्ट आश्रम था उसमें था कि उन्हें सब चीज छोड़नी पड़ती थी और सन्यासी बन जाना होता था। तो ये 4 आश्रम थे। अब जो सिस्टम था आश्रम का, वो उससे क्या हुआ, जो मेन थे उनका कुछ पार्ट जो था लाइफ का वो मेडिटेशन में गुजरता था। जनरली जो फीमेल्स थी, जो वुमेन थी, उन्हें वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था और उन्हें जो आश्रम उनके हस्बैंड चूज कर रहे हैं उसी आश्रम को फॉलो करना हो। क्लियर हो गई? तो ये 4 आश्रम ध्यान रहेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है एल्सवेयर। सो एल्सवेयर में आज हम ईरान के बारे में बात करने वाले हैं। तो जोरास्टर जो थे वो एक ईरानियन प्रॉफिट थे, मतलब वहाँ के एक तरह से भगवान हो गए या वहाँ के आप ये कह लो संत हो गए। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो एक बुक में है जिसको हम बोलते हैं एवेस्टा। अब जो लैंग्वेज है एवेस्टा की और जो प्रैक्टिसेस उसमें डिस्क्राइब कर रखी हैं वो जो हमारे वेद हैं उनसे बहुत मेल खाती हैं। जो बेसिक टीचिंग्स है जोरास्टर की वो एक मैक्सिम में है, यानी कि गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। तो ये बेसिक टीचिंग्स है कि अच्छा सोचो, अच्छे वर्ड्स चुनो, मतलब कि अच्छा बोलो और अच्छे काम करो। अब लगभग 1000 साल से भी ज्यादा तक जो जोरोआस्ट्रियनिज्म है वो मेजर रिलीजन रहा था ईरान में। बाद में कुछ जोरास्ट्रियंस जो थे वो माइग्रेट हो गए ईरान से और जो गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल टाउन्स हैं वहां पे आके सेटल हो गए। तो जो आज के पारसीज हैं हमारे, उनके एंसेस्टर हैं ये जोरास्ट्रियन, यानी कि जो जोरास्ट्रियन धर्म है वो अब पारसी धर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गई ये चीज? सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। गाइस, कोई भी डाउट आता है आप लोगों का, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करना। और अगर आप लोगों का कोई और डाउट भी आता है जिसे आप अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे उसे पूछ सकते। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।